फायर या सुपर पावर का छलावा। ट्रंप की धमकी, हॉर्मुज पर महायुद्ध। तेल के रास्ते पर अमेरिका ईरान आमने सामने। हॉर्मुज पर हुकूमत के लिए महासंग्राम। सीज फायर के बाद भी क्यों गरज रहे हैं हथियार? ट्रंप ने खोया आपा, ईरान का अब होगा सफाया। दो दिन के अंदर 2 बार अमेरिका का हमला। ईरान के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। एक सप्ताह में ही अमेरिका ईरान समझौता टूटा। क्या हॉर्मुज बनेगा तीसरे विश्व युद्ध का मैदान? क्या दुनिया की तेल लाइफलाइन बंद होगी? तो इस समय सबसे बड़ी और खौफनाक खबर पश्चिम एशिया से आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच में दर्शकों फुल स्केल वॉर यानी कि महायुद्ध छिड़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वो अंतिम चेतावनी दे दी जिसके बाद नक्शे से ईरान का नामो निशान मिट सकता है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। यानी अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है और सुपर पावर अमेरिका अब आर पार के मूड में है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर ईरान को क्या चेतावनी दी है, पहले वो आपको मैं बताती हूं। लगता है ईरान कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन हम और संयम नहीं बरत पाएंगे, ट्रंप कह रहे हैं। एक समय ऐसा आ सकता है जब हमें उस सैन्य अभियान को पूरा करना पड़ेगा जिसकी शुरुआत हमने बहुत सफल तरीके से की थी। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। यह ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आपको ट्वीट बता रहे हैं, पोस्ट बता रहे हैं। ईरान का अमेरिका पर एक्शन है। ईरान पर अमेरिका का एक्शन वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिखकर सीधे शब्दों में तबाही का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने याद दिलाया दर्शकों कि अमेरिका ने जिस सैन्य अभियान की शुरुआत बहुत सफल तरीके से की थी, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। ट्रंप के इस बयान का सीधा मतलब है कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हमला होने जा रहा है। बात सिर्फ बयानों की हम नहीं करेंगे और बयानों तक बात सीमित भी नहीं है। ट्रंप की इस चेतावनी के साथ ही अमेरिकी सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। यह हमला अमेरिका ने अपनी संप्रभुता और ग्लोबल ट्रेड की रक्षा के लिए किया है, क्योंकि कुछ ही समय पहले ईरान ने MT नामक के एक तेल टैंकर पर ड्रोन से अटैक किया था। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसके जहाजों पर आंच आई तो वो चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका ने साफ चेता दिया है। और आपको बता दें, जिस तरीके से अमेरिका ने साफ कहा कि सीज फायर का उल्लंघन ईरान ने किया, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि हम बात करें IRGC की, उसने बड़ा दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को दहला दिया है। ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस, जी हाँ, और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े गढ़ 5th फ्लीट बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से अटैक किया है। ईरान का पलटवार देखिए, कुवैत के अली अल एयरबेस पर हमला किया है। बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। आपने देखा होगा, बहरीन में पहले अटैक किया था और अब इसका जवाब जो है अमेरिका ने फिर से दिया है। लेकिन ईरान ने कहा है कि हमने पलटवार किया है। अमेरिका ने इसकी शुरुआत पहले की। आपको समझना होगा कि किसकी शुरुआत पहले थी। नौसेना के 5th फ्लीट बेस को निशाना बनाया अमेरिकी सेंट्रल कमांड का, यह बड़ा दावा है।
ईरान का पलटवार था, लेकिन अमेरिकी कमांड सेंटर का यह बड़ा दावा था। ईरान की आईआरजीसी का दावा अब आपको बताने की बारी आ गई है। ईरान की आईआरजीसी का भी यह दावा था कि ईरान ने रिटेलिएट किया है। आपको बताएं, हॉर्मुज स्ट्रेट से यहां पर ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी अमेरिका ने हमला किया है। यह ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर मिसाइल ड्रोन से अटैक हुआ है। ये जो पूरा टाइमलाइन है दर्शकों, ये इन दोनों नेताओं की जो बातचीत हुई है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। देखिए, बहरीन में ईरान ने क्या किया, अमेरिकी यहां पर सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। अमेरिकी दूतावास पर भी हमला किया है, अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। इनफैक्ट अब अमेरिका ने भी अटैक किया है। खाड़ी क्षेत्र में भीषण युद्ध बाकी है क्या? खाड़ी क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है, अभी भी हैं। अमेरिका की जो सेना है वो अभी भी तैनात है। और आपको बताएं, बहरीन में अमेरिका की 5वीं नौसेना सक्रिय है। बहरीन में ही तो अटैक किया था यहां ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर। और अब आपको बताएं, जिस तरीके से भीषण युद्ध क्या बचा हुआ है, दूसरे दिन भी ईरानी ठिकानों पर अटैक हुआ है। और आपको बताएं, सबसे ज्यादा जो उल्लंघन है वो बीते 2 दिन, यानी कि मैं बात कर रही हूं शुक्रवार की और शनिवार की, इन दोनों दिन सीज फायर का उल्लंघन दोनों देशों की तरफ से हुआ है। आपको एक एक घटनाक्रम आज हम बताने वाले हैं। समुद्री मार्गों की सुरक्षा को कारण बताया है अमेरिका ने, एक ही कारण बताया, समुद्री मार्ग की सुरक्षा करना है। ईरान ने भी वही बताया कि हमें भी अपनी समुद्री रक्षा करनी है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका अपनी शर्तों को, जो हम बातों को रखे थे एमओयू पर, अगर अमेरिका उन शर्तों को नहीं मानेगा तो डिजिटल हस्ताक्षर करने की क्या जरूरत थी। कुछ और चीज जानकारी आपको हम देना चाहेंगे। हॉर्मुज पर कब्जे की है जंग। दुनिया के 20% तेल का रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट है। आपको पता होगा, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया का दर्शकों 20 to 30% यहीं से तेल का जो रास्ता है वो गुजरता है। और आपको बताएं, इसकी ही लड़ाई है। तो तेल का जो खेल है ये सामने हम देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, अब इसमें हमारे देश की जो बात है, अगर हम भारत की बात करेंगे, भारत बिल्कुल इससे अलग दिखाई दे रहा है। और आपको बताते हैं, हॉर्मुज पर कब्जे की जो जंग है, अब इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन, यानी कि मैं बात कर रही हूं शनिवार की, बीते दिन यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन तमाम कम्युनिकेशन सेंटर ऑफ ईरान को निशाना बनाया है जहां से ईरान अटैक कर सकता था। तो हॉर्मुज पर कब्जे की यही जंग की शुरुआत है, यही जंग का अंत है। और ऐसा लग रहा है, एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि ये पूरी लड़ाई केवल और केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है। अमेरिका को चाहिए क्या है? अमेरिका को इसमें पूरा कब्जा चाहिए। ईरान देने को तैयार नहीं है। और ईरान क्यों भी दे? ईरान ने साफ कह दिया कि नौसैनिक गश्त और सैन्य जमावड़ा अगर बढ़ेगा तो हम भी अटैक करेंगे। और अब बारी है, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला सर, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और श्रुति दास गुप्ता, विदेश मामलों की जानकारी यानी कि फॉरेन एक्सपर्ट है, वो भी जुड़ने वाली हैं कुछ ही चंद मिनटों में। लेकिन कर्नल सर इज देयर। सर जय हिंद आपको। और आपसे मेरा यही सवाल होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई कहां तक आई, क्योंकि सीज फायर का जबरदस्त उल्लंघन हो रहा है। शुक्रवार शनिवार को जबरदस्त रिटेलिएशन हुआ, दोनों देशों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक किए। इसको इस तरह से देखना चाहता हूं कि सारी लड़ाई उस तेल की है जो वहां से गुजर रहा है। ईरान ने एक रूट तय किया था कि जितने भी शिप्स जाएंगे वो इस पर्टिकुलर रूट से जाएंगे। वो रूट ऐसा बनाया था उन्होंने कि जिसके ऊपर ईरान का कब्जा या ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अब ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। अमेरिका चाहता है कि ऐसा रूट हो जहां से वो किसी तरह का कंट्रोल रख सके और आने वाले समय में जिस तरह की लड़ाई होती है कि हम टोल टैक्स लेंगे, हम सुरक्षा देंगे और इस तरह की बातें की जाती हैं, तो दोनों तरफ के उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर 2 रूट डिफाइन किए गए हैं, एक ईरान की तरफ से और एक यूएसए की तरफ से। और सारा कॉन्फ्लिक्ट का जोन यही है और कॉन्फ्लिक्ट की बात यही है कि कब्जा कौन करना चाहता है और कब्जा क्यों करना चाहते हैं। क्यों इसलिए करना चाहते हैं कि भविष्य में वो इसमें टोल लेने की बात करते हैं कि हम जितनी भी शिफ्ट जाएंगे उसमें पैसा लेंगे। अगर हम इसकी बात करें अटैक की, तो ये बिल्कुल मतलब एक पीस प्रोसेस चल रही है, बातें चल रही हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। इसके बावजूद भी अगर एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पे ग्राउंड पे कोई चीजें या तो लिंक नहीं कर पा रही हैं या किसी तरह से संदेश सही नहीं जा पा रहा है कि एक दूसरे को
टारगेट करने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। और जो दूसरा मुझे समझ में आता है कि जो अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है कि हम पूरी दुनिया को, ईरान को बर्बाद कर देंगे, उसका नामो निशान मिटा देंगे। ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं और बाद में बदल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो स्टेटमेंट देने की जो टेक्निक है, अगर आप देखें तो वो मार्केट से होकर गुजरती है। जब भी मंडे को मार्केट खुलने वाला होता है उससे पहले वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनके जो खुद के जो दोस्त हैं जिन्होंने मार्केट में पैसा लगाया होता है उनके स्टेटमेंट के हिसाब से, तो उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा पैसा बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसका हो सकता है कल या परसों एक नया स्टेटमेंट आए और इसके बिल्कुल विपरीत नजर आए। लेकिन अगर हम मिलिट्री वाइज देखने की कोशिश करें, अगर हम ये देखें कि फिफ्थ फ्लीट, जो अमेरिका की फिफ्थ फ्लीट है जो बहुत स्ट्रांग मानी जाती है, उसके ऊपर जो क्लेम करते हैं कि ईरान ने उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करी और उनको नुकसान पहुंचाया, तो एक क्वेश्चन मार्क ये भी है कि आपकी किस तरह की सुरक्षा है जब आपका एक नेशन जिसके खिलाफ आप जा रहे हैं वो आपको हिट करने में कामयाब हो रहा है। तो आपको मिलिट्री वाइज भी देखना पड़ेगा कि आप कितने सक्षम हैं और उस एरिया को कंट्रोल करने में कितने माहिर हैं। और जहां तक ईरान की बात करें, ईरान पिछले 40 साल से इस युद्ध की तैयारी कर रहा था और पिछले 70 दिन में उन्होंने अपना जौहर दिखाया, अपनी क्षमता दिखाई। इसी की वजह से इस बात पे आज पहुंचे कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो पाया है। और आज की डेट में भी कोई भरोसा नहीं करता ट्रंप के ऊपर भी और अमेरिका के ऊपर भी, क्योंकि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ग्राउंड में जितने भी ईरान की तैयारियां चल रही हैं वो बिल्कुल चल रही हैं पिछले साल से, पिछले कई दिनों से। और बहुत ऐसा सुनने में आया है कि बहुत सारा आर्सनल चाइना से और रशिया से अंदर आया है और पिछले बार के मुकाबले ईरान मुझे इस समय बहुत मजबूत होता नजर आता है। और अगर हम लास्ट बात करें कि ये जो डील जो डिस्कस हो रही है जिसमें पॉइंट्स हैं 14 पॉइंट्स, तो इस 14 के 14 पॉइंट में कहीं ना कहीं पूरा दबाव ईरान की तरफ ही दिखता नजर आ रहा है, बिकॉज सारे पॉइंट उनके फेवर में जाते हैं। तो अगर हम देखें कि अब जब स्टार्टिंग किया था युद्ध का, तो ईरान अब यूएसए ने जो स्टार्ट किया था जिस गोल पोस्ट के साथ, हाँ। वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा, वो तो पहले ही छूट चुका है। और ये जितने भी 14 पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से कंसेशन देते नजर आ रहे हैं। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि खाड़ी के अंदर जो एक परसेप्शन था कि यूएसए आ गया है अब तो हमें सब दुनिया से बचा लेंगे, इनके आने से कोई हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता, तो ये भ्रम भी फूटा है। और जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं वो समझ गए हैं कि हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। अमेरिका जो हमें बड़े बड़े सपने दिखाता था वो आज कामयाब नहीं है। और इसकी बात का मैं ये एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो बहुत सारे एसेट्स थे ईरान के जो सऊदी अरेबिया ने फ्रीज कर रखे थे, तो कल उन्होंने भी बहुत बड़ा ऐलान किया है कि 24 बिलियन डॉलर्स जो उन्होंने फ्रीज किए थे वो बिल्कुल उसको डीफ्रीज कर देंगे। उसमें से 12 बिलियन अभी देने को तैयार हुए हैं और बाकी बाद में देंगे। तो एक तरह से चेंज ऑफ स्टेटमेंट और नैरेटिव नजर आता जा रहा है। खाड़ी देश अपना खुद अपना अप्रोच जा रहे हैं, ईरान के पास जाके मिल रहे हैं और आने वाले समय के लिए वो पीस प्रोसेस चाहते हैं। वो किसी तरह से अमेरिका के ऊपर निर्भर रहना नहीं चाहते, वो अपनी पीस खुद तय करना चाहते हैं। यही बात कतर की तरफ से भी आई है सामने। बिल्कुल सर, आपने सर बहुत सटीक विश्लेषण दिया, क्योंकि खाड़ी देश वाकई अब ट्रंप की चाल से वाकिफ है। श्रुति दास गुप्ता इज हियर। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और देखिए, आप ही का इंतजार भी हो रहा था। कर्नल सर ने साफ समझा दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच में नथिंग इज गुड, और अब ईरान ने अपना पूरा जौहर दिखाया है 70 दिन में, गजब का रिटेलिएशन। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए बीते 2 दिनों में हमने देखा जबरदस्त रिटेलिएशन। बहरीन में ईरान ने अटैक किया, अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सेंटर, एयर डिफेंस साइट, ड्रोन भंडारण, सब पर अमेरिका के द्वारा एयर स्ट्राइक हुआ। तो नुकसान तो ईरान का हो रहा है, इसके बावजूद भी अडिग है। क्या कहेंगी आप, ये युद्ध, सीज फायर का उल्लंघन अब किस मोड़ तक पहुंचेगा? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। नमस्ते। मुझे बस इतना समझ में आता है कि एक टाइम पे लोग सोच रहे थे कि क्या इजराइल और यूएसए का सेपरेशन होगा नहीं होगा। ये ईरान की तरफ जो हमारी डील चल पड़ी है तो ये बहुत प्रो ईरानियन है, इसमें बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा और ईरान जीत गया वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। ईरान ने बहुत डट के जरूर मुकाबला किया है, पर क्या वो मुकाबला मिलिटरीली स्ट्रांग था? नहीं, उसने बहुत स्ट्रेटेजिकली जवाब दिया है। जैसे आपको कर्नल साहब अभी समझा रहे थे कि उन्हें चोक पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, अपनी स्ट्रेंथ्स को ढंग से इस्तेमाल किया और उसी के चलते वो आज टॉकिंग टेबल पे बैठा है, अनलाइक अदर नेशंस जिनको या तो किसी तरह से मुआवजा देकर यूएसए के वॉर से पीछे हटना पड़ा था। पर यूएसए की आर्मी कोई भी मुझे एटलीस्ट अगले पिछले 5-6 साल तक तो याद नहीं आ रहा कि कोई भी युद्ध वो जीती हो। वियतनाम देख लीजिए या आप अफगानिस्तान देख लीजिए, वो जीतते नहीं हैं। वो उस जगह को उतना तहस नहस करके उतरते हैं कि वहां दोबारा प्रगति आने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और वो ये ईरान के लिए भी कर रहे हैं।
ईरान कभी भी हमें जानता है कि जब यूएसए कन्वर्सेशन टेबल पे बैठ रहा है उनके साथ, तो देयर इज अ डेफिसिट ऑफ फेथ। वहां पे ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं पैदा हो रहा है। यूएस से आने वाले हर डॉक्यूमेंट का भी वो लोग 10 बार सोच के साइन करते हैं। एंड इसके अंदर दो चार चीजें बहुत स्पेसिफिक हैं, क्योंकि डील जो हो रही है वो हो रही है यूएसए और ईरान के बीच में। मीडिएटर्स हैं पाकिस्तान और कतर। यूएसए, पाकिस्तान, कतर, ये जाने माने टेरर सपोर्टिंग या टेरर एनेबलिंग नेशंस जाने जा सकते हैं, और ईरान खुद भी एक टेरर एनेबलिंग नेशन है। तो अगर इनको हम देखेंगे, या तो डायरेक्टली वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं या इनडायरेक्टली स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। तालिबान भी यूएसए का ब्रेन चाइल्ड है जो पाकिस्तान में पका है। मुस्लिम ब्रदरहुड भी यूएसए का ब्रेन चाइल्ड है जो कतर में पका है। और ईरान के अपने 3 बच्चे जो हैं, हमास और हिजबुल्लाह और हुतीज, वो अलग है। तो ये तीनों टेरर एनेबलिंग नेशन है। ये फेथ और आइडियोलॉजी को वेपनाइज करके दुनिया में शांति तो नहीं बना रहे, कंट्रोल जरूर बना रहे। अब इसके अंदर जो ये 4 नेशंस मिलके जो खिचड़ी पका रहे हैं, इसके अंदर वो सारा का सारा इस पे पिवट करता है कि इजराइल बिहेव करता है कि नहीं। इजराइल तो टॉकिंग टेबल पे नहीं था, तो किसी भी तरह से ये डील उनके ऊपर किस तरह से आप थोपेंगे एज अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन। नेतन्याहू भी बोल चुके हैं कि हम दोस्त जरूर हो सकते हैं, पर हम एक दूसरे को दूर से ही इस मामले में जानते, क्योंकि हमने अपनी अपनी प्रजा को जवाब देना पड़ता है। तो लोगों को जब जवाब देना पड़ेगा, तो हम ऐसी कोई डील साइन नहीं करेंगे, ऐसे कोई कैविएट पे साइन नहीं करेंगे जहां इजराइल को नुकसान पहुंचे। तो ये जो जितनी भी पीस कॉन्वर्सेशन चल रही थी अब तक, मेरे हिसाब से ये टाइम बाय कर रही थी यूएसए के लिए, और भी दिन तक टाइम बाय की जाएगी। इस बात को यहीं दबा दिया जाएगा, कुछ दिन और आगे जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा 4 जुलाई उनका 250th आपका इंडिपेंडेंस डे है यूएसए का। वो एक बहुत बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। ट्रंप उनका जन्मदिन अभी जाके गए, जिसकी एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करी उन्होंने। और जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है यूएसए के अंदर, ये भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी जो ग्रैंड सेलिब्रेशंस होती हैं, ये एक पावर प्रोजेक्शन के अलावा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मॉडल भी होता है। जैसे हम टेम्पल इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, उस तरह से किसी भी फेस्टिवल या सेलिब्रेशन के अंदर भी बहुत सारी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होती है। तो फीफा जैसे वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है अमेरिका, वो चाहता नहीं कि इस वक्त कोई ज्यादा, उसमें बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं, बहुत इकोनॉमी में उनको जो चाहिए कुशनिंग वो मिल रही है। तो वो इस समय जब तक फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तब तक ये बात को आगे पीछे टालते रहेंगे। मुझे लगता है जब ये खत्म हो जाएगी, मतलब जब उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट टल जाएंगे, उसके बाद दोबारा से मुझे लगता है आप मिडिल ईस्ट के अंदर या वेस्ट एशिया, ये वॉर जो है, ये ईरान जिसको रमदान वॉर कहता है, इसके अंदर आप दोबारा से अग्रेशन देखेंगे, जिसके अंदर यूएसए और ज्यादा बम गोले दागेगा। मुझे नहीं लगता कि वो जो 14 पॉइंट जो दिखाए जा रहे हैं, वो 14 पॉइंट वो हैं जो ईरान ने प्रपोज किया था यूएसए के 20 पॉइंट के जवाब के अंदर। उन्हीं 14 पॉइंट पे वो बात करने को तैयार हो रहे हैं, इसीलिए वही 14 पॉइंट सब जगह मीडिया में घुमाए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो 14 पॉइंट उस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे जिस तरह से ईरान सोच रहा है, या वो कभी भी हो सकता है यूएसए इनको ट्रैश बिन में डाल देगा और बोलेगा कि मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, इस बात को अब यहीं खत्म करते हैं। तो धीरे धीरे वॉर ऑफ अट्रिशन यूएसए भी खेल रहा है, बहुत स्ट्रेटेजिक जगह पे अपना अटैक कर करके ईरान को लिमिट कर रहा है, उसकी फायरिंग कैपेसिटी को लिमिट कर रहा है, डिस्ट्रस्ट रख रहा है ऑन द टेबल, जिससे फाइनल डॉक्यूमेंट कभी बन ना पाए और साइन भी ना हो पाए। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। कर्नल सर, देखिए आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि गलती किसकी ज्यादा बड़ी है। अमेरिका ने साफ कहा है कि जो टैंकर पर अटैक किया उसका बदला हम ले रहे हैं। पनामा यहाँ पर झंडे वाले जहाज पर जो अटैक किया गया, उसके बाद हमने रिटेलिएट किया है और जवाबी कार्रवाई की है। तो गलती किसकी मानी जाए जब एमओयू में सब कुछ है, मीडिया में जो सर्कुलेट हो रहा है? देखिए श्रुति दास गुप्ता जी भी यही बात कह दी थी, आखिर किसकी गलती माना जाए, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन तो दोनों की तरफ से हो रहा है। नहीं, इसमें गलती तो किसी को कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक नैरेटिव वॉर है। अगर आप देखें तो हमारे को जरूरत से ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो वेस्टर्न मीडिया से आती है। ईरान की तरफ से बहुत कम इन्फॉर्मेशन आ पाती है और हमें सही स्थिति का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। लेकिन अगर आप मिलिट्री एंगल से देखें, तो अगर आप ग्राउंड पे देखें हो क्या रहा है एग्जैक्टली, दोनों के दोनों टाइम बाई कर रहे हैं। किसी तरह की स्टेटमेंट दी जाती है, किसी तरह का छोटा एक्शन हो जाता है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। ना तो वो पीस की तरफ जा रहे हैं, ना वॉर की तरफ जा रहे हैं। और उनके ऊपर दोनों देशों की तरफ, दोनों तरफ से प्रेशर है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज का प्रेशर है और
ट्रंप की बात करें तो उनको अपने देश में डोमेस्टिक ऑडियंस का बहुत बड़ा प्रेशर है। तो आज ग्राउंड पे मिलिट्री वाइज मैं ऐसा समझता हूं कि दोनों अपनी पोजीशंस तैयार कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं। ईरान के एंगल से देखें तो वो नए नए अर्सनल, नए नए हथियार ला रहा है अंदर। और अगर हम अमेरिका की तरफ से देखें, उनकी बहुत सारी मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, बहुत सारे उनके अर्सनल खत्म हो चुका है, तो उसको रिफिल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने पिछले दिनों में देखा हुआ कि कोरिया से, जर्मनी से इन्होंने अपने हथियार वापस मंगाए और बहुत सारी चीजें इन्होंने रीइंफोर्स करी, इनका काफी नुकसान भी हुआ था। तो एक लल पीरियड चल रहा है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी, आई रिपीट, तो वो फिर से युद्ध की तरफ जा सकते हैं। लेकिन युद्ध का कंक्लूजन होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक ट्रुप्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा तब तक ये युद्ध किसी तरह मिलिट्रली वाइज कंक्लूड नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर देखेंगे, नवंबर के अंदर इनके मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, जहां पे इस समय यूएसए प्रेसिडेंट की रेटिंग बहुत ज्यादा डाउन है। तो वो किसी भी तरह से अप लाने की कोशिश करेंगे। वो कैसा प्लानिंग करते हैं, उसके अंदर ईरान का क्या रोल होता है, वहां के अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखें तो उनकी पार्लियामेंट के अंदर ही बड़ी थिन मार्जिन है, बट जरूर उनको उनके प्रपोजल को नकारा गया है। और उन्होंने बहुत बड़ी एक राशि भी मांगी है उन्होंने कि इस युद्ध को लड़ने के लिए उनको $80 बिलियन या कुछ चाहिए, जिसमें से 67 वो खाड़ी देशों के अंदर लाना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें वहां पे चल रही हैं जिसको उनको इंटरनल चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि एक लल पीरियड चल रहा है, दोनों अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। और किसी तरह से मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा उनको मौका मिल नहीं पा रहा है, बिकॉज नैरेटिव वाइज वो कहीं से अपने आप को जीता हुआ महसूस नहीं करा पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। सर, ये बात देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि नैरेटिव वाइज ट्रंप नहीं जीत पा रहे हैं। तो क्या सच में यही माना जाए कि जब उनकी जो तमाम यहाँ पर जो शर्तें हैं वो ईरान पूरी तो खैर नहीं करेगा, लेकिन जो पूरी दुनिया में ये मैसेज है, आप देखिए ईरान की तरफ से भी ये कहा गया कि अब तक जीत हमारी हुई है। आपने देखा होगा कि अब तक जीत हमारी हुई है। क्या ट्रंप इन तमाम बयानों से परेशान हो रहे हैं? नहीं, वही मैंने बोला ना कि नैरेटिव वॉर चल रही है। अगर हाँ। हम वेस्टर्न मीडिया में जाएं तो कुछ और चल रहा है। हाँ, अगर ईरानी मीडिया की तरफ देंगे तो, लेकिन ईरानी मीडिया का जो नैरेटिव है वो वेस्टर्न मीडिया में नहीं जा पा रहा है। तो सब अपना अपना क्लेम कर रहे हैं। किस तरह क्लेम करते हैं वो तो ग्राउंड पे सबके सामने ही है। ठीक है। श्रुतिदास जी, देखिए आपके पास मेरा रुख होगा और आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि देखिए तमाम अब मध्यस्थता की बात ऐसा लगता है कि करनी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों देश बार बार बाकी लोगों को चकमा दे रहे हैं ना। पूरी दुनिया ये सोच रही है कि सीज फायर हो रहा है, लेकिन बार बार तमाम देशों को ये चकमा है। तो यानी कि विश्वास ये दोनों देश खोते जा रहे हैं पूरी दुनिया से। देखिए, ईरान का भरोसा करना वैसे भी थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हाँ। वो अपने ही आइडियोलॉजी पे चलते थे और वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने में विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ। वेस्ट एशिया भी छोड़ दीजिए, वो वेस्ट एशिया के नेशंस के साथ भी उनका अच्छी जो है संबंध जो है वो सिर्फ मुंह पे है। अगर बोलेंगे हम भाई भाई हैं तो वो मुंह पे बोल रहे होते हैं, अदरवाइज उनका काम दूसरा चल रहा होता है। तो वो वेस्ट एशिया में भी किसी के नहीं है और दुनिया में भी उनकी बात पे थोड़ा वजन हम कम रखते हैं। यूएसए की बात पे अगर कोई चल रहा होता है तो उसको हमेशा पता होना चाहिए कि उसका प्रेसिडेंट क्या है, क्या वो विश्वसनीय है। हम जब से उन्होंने दिया है तब से लेकर अब तक एक स्टेटमेंट बताइए जो उन्होंने बोला और वही हुआ है। वो जहां सीज फायर डिक्लेयर करते हैं वही आपको भी मतलब विश्वास नहीं कुल मिलाकर। देखिए, माफी के साथ आपको बीच में ही टोक रही हूँ, लेकिन समय मुझे इतनी की ही इजाजत देता है। आप दोनों का डिबेट में जुड़ने के लिए कर्नल सर श्रुतिदास गुप्ता मैम बहुत शुक्रिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना स्वाद निराला। जब